नमस्कार। कभी सोचा है कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा वंश भी था जिसने सिर्फ 30 सालों में, जी हां, सिर्फ 30 सालों में हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। एक ऐसा दौर जो अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत, अनोखे आर्थिक सुधारों और एक बहुत ही सख्त प्रशासन के लिए जाना जाता है। और हां, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये इतना शक्तिशाली राजवंश जिसने हिंदुस्तान को एक नया आकार दिया, वो चला सिर्फ 3 दशकों तक। जी हां, बस 30 साल। तो यहीं से एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कैसे एक ही वंश ने सिर्फ 30 साल जैसे छोटे से वक्त में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर उसे गवा भी दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो खिलजी वंश की कहानी शुरू होती है एक उथल-पुथल भरे माहौल से। मामलुक वंश अपने आखिरी दिनों में था। दिल्ली की गद्दी के लिए चारों तरफ मारकाट मची हुई थी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच तुर्को अफगान मूल के खिलजी, जो सल्तनत के सैन्य वर्ग का ही एक हिस्सा थे, वो एक नई ताकत बनकर उभरे। तो इस वंश की शुरुआत की जलालुद्दीन खिलजी ने। एक ऐसा सुल्तान जो कह सकते हैं काफी नरम दिल और उदार था। लेकिन इतिहास में अक्सर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है। और उनके ठीक उलट था उनका भतीजा और दामाद भी, अलाउद्दीन खिलजी। वो बेरहम था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था और उसकी सोच बहुत दूर की थी। इतना कि सत्ता पाने के लिए उसने अपने ही चाचा का कत्ल करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया। उसका मकसद सिर्फ सल्तनत की सरहदों को सुरक्षित करना नहीं था, बल्कि अपने बड़े बड़े इरादों को पूरा करने के लिए दौलत जमा करना भी था। उत्तर भारत में तो उसने एक के बाद एक ताकतवर राज्यों को झुका दिया, गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी कामयाबी थी मंगोलों के लगातार हमलों को रोकना। ये एक ऐसा खतरा था जिसने दिल्ली सल्तनत को लगभग तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। दक्षिण भारत के लिए उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग और बहुत ही चालाकी भरी थी। अपने सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर की लीडरशिप में उसने दक्षिण के राज्यों को सीधे अपनी सल्तनत में नहीं मिलाया, बल्कि उन्हें सालाना टैक्स यानी नजराना देने पर मजबूर किया। इस तरीके से दक्षिण में उसका दबदबा भी कायम हो गया और सीधे प्रशासन का बोझ भी नहीं उठाना पड़ा। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ फौजी ताकत तो काफी नहीं होती, है ना? अलाउद्दीन को एक मजबूत इकोनॉमी की भी जरूरत थी। और इसके लिए उसने ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए जो उस जमाने में किसी ने सोचे तक नहीं थे। ये बस कुछ नियम नहीं थे, बल्कि एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम था। अब जरा समझिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। देखिए, पहला कदम एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी बनाना। फिर दूसरा कदम इन सैनिकों को एक फिक्स्ड सैलरी देना, और वो भी कैश में। तीसरा, बाजार की कीमतों को कंट्रोल करना ताकि उस कैश सैलरी की कोई वैल्यू रहे। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा? तो जबरदस्त तरीके से टैक्स वसूल करना। हर एक कदम दूसरे से कैसे जुड़ा है, ये साफ दिखता है। तो इस पूरे सिस्टम का जो दिल था, वो था मार्केट कंट्रोल। अनाज, कपड़े, घोड़े, यहां तक कि गुलामों तक की कीमतें फिक्स कर दी गईं। बाजारों पर बहुत सख्ती से नजर रखी जाती थी और इसके लिए शहना-ए-मंडी नाम का एक खास ऑफिसर भी तैनात किया गया। मकसद एकदम सीधा था, ये पक्का करना कि सैनिक अपनी तनख्वाह में आराम से गुजारा कर सकें। और इस पूरे विशाल सिस्टम को चलाने के लिए पैसा कहां से आया? अलाउद्दीन ने जमीन से होने वाली पैदावार पर टैक्स को बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा और सख्त कदम था जिसने किसानों की जेब से पैसा सीधा सल्तनत के खजाने में पहुंचा दिया। अब जाहिर है, इतने बड़े और मुश्किल सिस्टम को चलाने के लिए पूरा कंट्रोल चाहिए था, और अलाउद्दीन ने यह पक्का किया कि सल्तनत की हर एक लगाम सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में हो। सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए उसने दाग सिस्टम शुरू किया। इसमें होता यह था कि घोड़ों को एक शाही मोहर से दागा जाता था। इससे ये पक्का हो जाता था कि घुड़सवार सेना में सिर्फ अच्छी नस्ल के घोड़े ही इस्तेमाल हों और उन्हें बार बार बदला ना जा सके। इसी तरह चेहरा सिस्टम आया। इसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया, उसका ब्यौरा, सब कुछ लिखा जाता था। मतलब ये पक्का किया जाता था कि कोई भी सैनिक अपनी जगह किसी और को भेजकर धोखा ना दे सके। और उसका कंट्रोल कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। अमीरों और दरबारियों पर
बहुत कड़ी नजर रखी जाती थी। उनकी दावतों पर, उनकी महफिलों पर पाबंदी लगा दी गई ताकि वो सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश न रच सके। और एक बहुत मजबूत जासूसों का नेटवर्क पूरे साम्राज्य में फैला था, जो सुल्तान तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाता था। अलाउद्दीन ने एक बहुत ताकतवर साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी बुनियाद में ही एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी थी। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक इंसान की काबिलियत और उसकी इच्छा शक्ति पर टिका था, और जैसे ही उसकी मौत हुई, यह साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। हुआ ये कि अलाउद्दीन का बेटा और उसका वारिस कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक नाकाबिल शासक निकला। उसके दौर में दरबारी साजिशें और राजनीति इतनी बढ़ गईं कि अलाउद्दीन के बनाए सारे सुधार, सारा कंट्रोल एक एक करके खत्म होता चला गया। तो चलिए खिलजी वंश के सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो ये सल्तनत का दक्षिण भारत में पहला बड़ा विस्तार था। अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी सरकार के कंट्रोल वाला मार्केट सिस्टम लाया गया। सेना के मामले में एक बड़ी, स्थायी और सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई गई। सुरक्षा के लिहाज से मंगोल हमलों से सल्तनत को कामयाबी से बचाया। और विरासत क्या रही? एक ऐसा सिस्टम जो एक अकेले मजबूत शासक पर बहुत ज्यादा निर्भर था। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ती है। अलाउद्दीन का सिस्टम शानदार तो था, लेकिन बहुत नाजुक भी। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे राज में क्या फर्क है जो मजबूत सिस्टम पर बना हो, और एक ऐसे राज में जो सिर्फ एक इंसान की मर्जी पर टिका हो।